नमस्कार। ऑनलाइन चित्रकला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन लघु चित्र शैलियों में से दूसरी महत्वपूर्ण शैली मुगल शैली। लगभग 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध में भारतीय चित्रकला में परिवर्तन होने शुरू हो चुके थे, जिससे जैन, अपभ्रंश इत्यादि शैलियों में परिवर्तन आ गया था। इस समय नियामतनामा, लोअरचंदा, आरण्यक पर्व जो कि आगरा में है, महापुराण, चौर पंचाशिका जो कि पालम में है, इत्यादि ग्रंथों की रचना की गई थी, जो इस परिवर्तित शैली के प्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है, ये आपको विशेष बात ध्यान देना है कि किस तरह से मुगल शैली से पहले 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध में भारतीय जो कला है, चित्रकला है, वो परिवर्तित हुई और जैन और अपभ्रंश शैलियाँ जिससे प्रभावित हो गई थी। और इसी समय नियामतनामा, आरण्यक पर्व, लोअरचंदा, महापुराण, चौर पंचाशिका इत्यादि ग्रंथों की रचना की गई, जो कि इस परिवर्तन के उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुगल शैली की। मुगल शैली के उद्भव और विकास को हम क्रमानुसार देखेंगे। तो शुरू करते हैं मुगल शैली के उद्भव के बारे में। 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा, ये ध्यान रखना है आपको, पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करके दिल्ली का शासक बनता है। बाबर तैमूर वंशी था। तैमूर वंश के पितृपक्ष की 5वीं पीढ़ी में जन्मा था और मंगोल योद्धा चंगेज खां, जो कि इसकी मातृपक्ष से संबंधित था, उसकी 14वीं पीढ़ी में जन्मा था। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बाबर के पिता तैमूर वंशी और माता चंगेज वंशी मंगोल थी, इसीलिए इस वंश को क्या कहा गया? मुगल कहा गया। तो यहाँ पर सीधी सी 2-3 प्रश्न बन जाते हैं आपके कि भारत में बाबर का आगमन कब होता है? तो 1526 में होता है। किस रूप में होता है? पानीपत के जो युद्ध है उसमें विजय प्राप्त करके दिल्ली का सुल्तान बनता है ये। बाबर के पिता किस वंश से संबंधित हैं? तो तैमूर वंशी। किस पीढ़ी के? तो 5वीं पीढ़ी। माता चंगेज योद्धा जो चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी में बाबर का जो जन्म होता है। और इन दोनों के कारण इस वंश का नाम क्या पड़ता है? मुगल पड़ता है। मुगल शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ये कला प्रेमी थे और इन्हीं के समय चित्रित शैली मुगल शैली के नाम से जानी जाती है। विशेष ध्यान देना है हमको कि मुगल शैली के जो कला प्रिय है, जिनका कला में योगदान था, वो शासक हुए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ठीक है ना। और इन्हीं के सानिध्य में या इन्हीं के समय में जो शैली पनपी, वो मुगल शैली के नाम से जानी गई। मुगल शैली प्रारंभ में ईरानी शैली थी। ये विशेष ध्यान देना, आपको कई बार प्रश्न बन के आता है। तो मुगल शैली प्रारंभ में ईरानी शैली थी और अकबर के समय में राजस्थानी, अपभ्रंश तथा दक्षिणी शैलियों का समन्वय हुआ और इनसे नवीनता प्राप्त करके मौलिक रूप में आई। मौलिक रूप से अभिप्राय यहाँ पर मुगल शैली है। ठीक है ना, मुगल रूप में आई। तो हम ये कह सकते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां कला प्रेमी थे। इनके सानिध्य में पनपी शैली मुगल शैली है। मुगल शैली प्रारंभ में ईरानी शैली थी। अकबर के समय में राजस्थानी, अपभ्रंश और दक्षिणी शैलियों का समन्वय हुआ, जिससे कुछ नवीनता प्राप्त करके ये शैली अपने मौलिक रूप में आई। ठीक है ना।
एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि मुगल शैली के जो जन्मदाता है, ये विशेष ध्यान देना यहाँ पर भी, वो ईरानी और राजस्थानी शैली को कहा गया है। मुगल शैली जहांगीर के समय में पूर्ण भारतीय हुई। जहांगीर का समय मुगल शैली का स्वर्ण युग कहलाता है। यहाँ पर स्वर्ण युग से अभिप्राय है कि मुगल शैली में जितने भी चित्र बनाए गए उन सब में सबसे श्रेष्ठ चित्रों का निर्माण जहांगीर के समय किया गया। मुगल शैली को दरबारी शैली भी कहते हैं। तो दरबारी शैली होने के कारण मुगल शैली में बादशाहों की परिवर्तित रुचि, बादशाहों की जो रुचि थी, जो रुचि बदलती रही थी, परिवर्तित होती रही थी, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया। कह सकते हैं कि बादशाहों की परिवर्तित रुचि का चित्रण मुगल शैली में देखा जा सकता है। एक कला विद्वान हुए हैं, कला समीक्षक हुए हैं, जिनका नाम है राय कृष्ण दास। ठीक है, ये नाम आपको विशेष ध्यान देना है। कला समीक्षक, कला इतिहासकार, किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं। इनके अनुसार भारत में मुगल शैली का जन्म बाबर के आने के साथ शुरू हुआ, जो शाहजहां तक चलता रहा। लेकिन औरंगजेब की कट्टरता के कारण, औरंगजेब का स्वभाव कैसा था? कट्टर था, जिसके कारण से चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए और इस प्रकार मुगल शैली का क्या हो गया? पतन हो गया। ये विशेष ध्यान देना है आपको कि मुगल शैली का पतन किसके समय हुआ? औरंगजेब के समय हुआ। किसने कहा था मुगल शैली का जन्म बाबर के आने के साथ शुरू हुआ है और शाहजहां तक चलता रहा? तो कला समीक्षक राय कृष्ण दास ने। अब हम मुगल शैली का जो विकास क्रम है उसको शुरू करते हैं। तो उसमें जो इनके मुगल बादशाह हैं उनके नाम क्रमानुसार जो हमने आगे पढ़े थे, उसी क्रम में हम आगे एक के बाद एक इनको देखते जाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य, जिससे शुरू होता है, उसका कला बादशाह का नाम था बाबर। पहले आपको बता दिया गया है कि भारत में 1526 में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखना, कभी कभी छोटा प्रश्न आ जाता है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी या किसके द्वारा की गई थी। तो 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर ने बहुत कम समय तक भारत में अपना शासन किया। ये एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि बाबर क्योंकि 1526 में भारत आया था और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 4 वर्ष तक, कितने साल? 4 वर्ष तक बाबर ने भारत में राज किया था। बाबर की कला प्रियता की बात करें हम, ठीक है ना। अब बाबर की कला प्रियता की अगर बात की जाए तो बाबर की जो आत्मकथा है तुज़ुक-ए बाबरी, ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, उसमें उनका उल्लेख मिलता है कि बाबर कला प्रिय था। अब कला प्रियता के रूप में क्या हमें मिलता है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी में 2 चित्रकार बिहजाद और शाह मुजफ्फर, ये नाम विशेष ध्यान देने, इनका उल्लेख किया है प्रशंसा के साथ में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बाबर इनकी कृतियों को देखा और उनकी समीक्षा करते हुए इनके नामों का उल्लेख अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी में बाबर के द्वारा किया गया। बाबर कालीन जो प्रमुख चित्रकार है, विशेष ध्यान देना है आपको, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है। बाबर कालीन सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार कौन था? बिहजाद था, जो कि ईरानी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था और पूर्व का राफेल नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न कई बार आता है, बाबर किसके समय का चित्रकार था? बाबर बिहजाद किसके समय का चित्रकार था? तो बाबर के समय का था। बिहजाद किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो ईरानी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। बिहजाद किस नाम से जाना जाता है? पूर्व का राफेल नाम से जाना जाता है। बिहजाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बाबर की आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी या बाबर नामा में मिलता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। इस एक पैराग्राफ से कई सारे प्रश्न हमारे बीच में आते हैं, जैसे भारत में बाबर के द्वारा 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करना, बाबर की आत्मकथा का नाम तुज़ुक-ए बाबरी या बाबरनामा है, बाबर कालीन 2 प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद और शाह मुजफ्फर हैं। बिहजाद बाबर कालीन प्रमुख चित्रकार, ईरानी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार और पूर्व का राफेल नाम से प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक है ना, ये कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं।
अब हम बात करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण बादशाह की, हुमायूं की। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं 1530 में दिल्ली का सुल्तान बनता है, लेकिन यहाँ पर इसका पूरा जीवन जो है कैसा रहता है, संघर्षपूर्ण रहता है। ये भारत में स्थिर होकर के राज्य नहीं कर पाता है, भाग करके ईरान चला जाता है, ईरान से वापस आता है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ध्यान देना, इसीलिए इसके शासनकाल को संघर्षमय शासनकाल कहा गया है। तो कई बार प्रश्न आता है कि उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसका जीवन संघर्षमय रहा, तो आपका जवाब रहेगा हुमायूं। हुमायूं कला प्रेमी था और अपने साथ लश्कर में चित्रकार रखता था। ये भी प्रश्न बनता है, लश्कर मतलब सेना, ठीक है ना। ये जब जहाँ भी इसकी सेना जाती थी साथ में इसके चित्रकार भी जाते थे जो इसकी कला प्रियता को प्रदर्शित करते हैं। हुमायूं ने ईरान के शाह की मदद से, ये भारत से भाग करके ईरान गया था और ईरान के शाह की मदद से पुनः भारत पर अपना शासन स्थापित करता है, साम्राज्य स्थापित करता है और ईरान से अपने साथ 2 ईरानी शैली के चित्रकारों को लेकर के आता है। ये विशेष ध्यान देना है, जब ईरान से भारत आता है तो अपने साथ ईरानी शैली के 2 चित्रकारों को लेकर आता है जिनके नाम थे मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। क्या नाम थे उन दोनों के? पहला नाम आपको ध्यान रखना है मीर सैयद अली, जो कि जुदाई नाम से भी जाना जाता था। दूसरा है ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, जो कि शिराजी के नाम से भी जाना जाता था। शिराजी इसकी उपाधि थी, ठीक है। तो यहाँ भी विशेष ध्यान देना है आपको। यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं। वो प्रश्न है कि हुमायूं, या आप कह सकते हैं कि लश्कर में चित्रकार रखने वाला सुल्तान कौन था, तो जवाब रहेगा हमारा हुमायूं। प्रश्न आएगा कि अब ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली कहाँ से आए थे, तो ईरान से आए थे। कौन लाया था इसे? तो हुमायूं अपने साथ ईरान से लाया था। कहने का मतलब ये दोनों चित्रकार किस शैली के थे? ईरानी शैली के थे, ठीक है ना। और आगे हम बढ़ते हैं। मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, ठीक है ना। ये दोनों नाम आपको विशेष ध्यान देने। मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, इन दोनों चित्रकारों से बालक अकबर ने चित्रकला को सीखा था। अब हम कह सकते हैं कि अकबर ने चित्रकला का अभ्यास किसके सानिध्य में किया, तो मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद के सानिध्य में किया था। और इस समय के चित्र पूर्णतया फारसी या ईरानी शैली के थे, क्योंकि इस समय शुरुआत थी। शुरुआत में ईरान से चित्रकार आए थे और यही ईरानी प्रभाव या यही फारसी प्रभाव शुरुआती चित्रों में देखा गया। इन दोनों चित्रकारों के निर्देशन में हुमायूं के समय, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि दोनों चित्रकारों के निर्देशन में हुमायूं के समय में एक चित्र ग्रंथ चित्रित किया गया था जिसका नाम था दास्तान-ए अमीर हमजा या हमजानामा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है यहाँ से कि दास्तान-ए अमीर हमजा या हमजानामा किसके समय चित्रित किया गया था, तो हुमायूं के समय चित्रित किया गया था। लेकिन ये पूर्ण किसके समय तक होता है? ये अकबर के समय पूर्ण होता है। ये विशेष ध्यान देंगे आप कि अमीर हमजा का चित्रण जो है वो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद के निर्देशन में हुमायूं के समय में शुरू हुआ और अकबर के समय में पूरा हुआ। इस चित्र ग्रंथ में अकबर के चरित्र निर्माण के लिए साहसिक कहानियों को चित्रित किया गया था। क्या चित्रित किया गया था? इसमें साहसिक कहानियों का चित्रण किया गया था। और हुमायूं की एक बार पोथीखाना अर्थात पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना, इस पैराग्राफ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि अकबर ने जो चित्रकला को किन 2 कलाकारों से सीखा, तो मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद से। अकबर कालीन जो हुमायूं कालीन चित्रकला कैसी थी? फारसी या ईरानी शैली की थी। इस समय का चित्रित ग्रंथ कौन सा है? दास्तान-ए अमीर हमजा या हमजानामा, ठीक है ना, जो भी हुमायूं के समय शुरू हुआ और अकबर के समय पूर्ण हुआ था। इसमें क्या मिलता है? साहसिक कहानियों का चित्रण किया गया है। हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है? पोथीखाना अर्थात पुस्तकालय या लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये आप विशेष ध्यान देंगे।